गंगा विलास क्रूज पर्यटन उद्योग को कितना लाभ। जी हाँ, 2023 के आरंभ में ही देश को गंगा विलास क्रूज के रूप में सरकार ने सौगात दी है। सभी तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न इस क्रूज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। अपनी पहली यात्रा में ये स्विट्जरलैंड के पर्यटकों को लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ है। यहाँ इस क्रूज से जुड़ी एक दिलचस्प बात है कि इसकी अगले 1.5 वर्ष तक की टिकट पहले ही बुक हो चुकी हैं। गौरतलब है कि यह वर्ष में 5 बार वाराणसी से रविदास घाट से रवाना होगा और बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। अपनी एक ट्रिप की कुल यात्रा को संपन्न करने में क्रूज को 51 दिन लगेंगे। सरकार इस क्रूज का प्रचार जोर शोर से कर रही है और इसमें 5 सितारा होटलों जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने का भी दावा कर रही है। लेकिन क्रूज की यात्रा शुरू होने के साथ ही बिहार में इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में सत्ताधारी दल ने इस परियोजना का विरोध दर्ज कराया है। उसने अपने एक बयान में कहा है कि गंगा विलास क्रूज चलाना जनता के पैसों की खुली लूट है। साथ ही उसने अपने विरोध के पक्ष में ये तर्क प्रस्तुत किया है कि हर साल क्रूज को चलाने के लिए गंगा नदी में जमा गाद को साफ किया जाएगा और फिर बाढ़ के समय इसमें गाद भर जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या इस परियोजना के माध्यम से पर्यटन उद्योग को संजीवनी मिलेगी? सवाल ये भी उठता है कि क्या ये परियोजना गंगा नदी की सफाई को समर्पित नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी? ऐसे ही अन्य सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एमवी गंगा विलास क्रूज की विशेषताओं के बारे में जरा जान लेते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे दिलचस्प विशेषता इसका आकार है। इसकी लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है और इस वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हो जाता है। साथ ही क्रूज के इंटीरियर को देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारत की आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर अन्नपूर्णा गर्रीमाला ने इस क्रूज को डिजाइन किया है। क्रूज में 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। इसके साथ ही ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से भी सुसज्जित है और यही वजह है कि जानकार इसे 5 स्टार होटलों जैसी सुख सुविधा से संपन्न बता रहे हैं। इसे पर्यावरण के लिहाज से भी अनुकूल बताया जा रहा है। इसमें एक फिल्ट्रेशन प्रणाली स्थापित की गई है जो नदी से पानी को लेकर फिल्टर करेगी और इस पानी का उपयोग यात्री अपने दैनिक कार्यों के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा इस क्रूज का अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें गंगा नदी में क्रूज से प्रदूषण नहीं होगा। इसमें लगे फ्यूल टैंक की क्षमता 40,000 लीटर है और इस वजह से एक बार टैंक में तेल के फुल हो जाने पर 30 से 40 दिन तक फ्यूल की कमी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद एक सवाल निकलकर सामने आता है कि इस क्रूज से भारतीय पर्यटन और गंगा को हासिल क्या होगा। तो ये बात गौर करने लायक है कि इस क्रूज की यात्रा से जुड़े हुए क्षेत्र आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास भी संभव नहीं हो पाया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में इस क्रूज को सुचारू रूप से चलाए जाने पर लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। क्रूज की इस यात्रा से पर्यटन के साथ साथ आर्थिक लाभ के व्यापक संभावनाओं वाले द्वार खुलेंगे। ये यात्रा के दौरान छोटे छोटे जिलों में भी रुकेगा। इससे पर्यटक उन जिलों के बारे में जान सकेंगे और साथ ही इन इलाकों में पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। गौरतलब है कि ये क्रूज वाराणसी के संत रविदास घाट से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। वाराणसी से बांग्लादेश के ढाका के रास्ते होते हुए ये गुवाहाटी तक की करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि अपनी यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 7 नदियों से होकर गुजरेगा। इन नदियों में शामिल हैं गंगा, मेघना, हुगली, जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र। क्रूज के माध्यम से पर्यटकों को विभिन्न धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और नदी घाटों को करीब से देखने और जानने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटक प्राकृतिक स्थलों का भी आनंद ले सकेंगे। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र माजुली शामिल है। ये क्रूज बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन के जैव विविधता से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों के और एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरेगा। ये पर्यटकों को बिहार स्कूल ऑफ योग और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी लेकर जाएगा। इससे पर्यटकों को आध्यात्मिकता
विज्ञान से समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। चलिए आगे हम अपने अगले सवाल पर आते हैं कि क्या ये गंगा की साफ सफाई को समर्पित नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। यहाँ ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इसके आलोचकों की आपत्ति इसी बात से जुड़ी हुई है। तो वास्तव में गंगा में गाद और गंदगी की समस्या हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रही है और इसे हल करने के लिए सरकारें हमेशा से प्रयत्नशील भी रही हैं। नमामि गंगे परियोजना इसी दिशा में की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। जानकारों को इस परियोजना के माध्यम से गंगा नदी से जुड़ी गंदगी की समस्या हल होने की उम्मीद है। साथ ही उनका मानना है कि अगर नदी किनारे पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी तो इस क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और इसकी वजह से लाभान्वित लोग गंगा तटों की साफ सफाई में अपना योगदान स्वैच्छिक रूप से देंगे। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार की ये परियोजना अगर सफल होती है तो गंगा में गाद की समस्या भी दूर होगी। इसके पक्ष में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर क्रूज का संचालन सफल रहता है तो अन्य प्राइवेट क्रूज कंपनियां भी यहाँ आकर्षित होंगी और इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। राजस्व में वृद्धि होने से सरकार और अधिक इच्छा शक्ति के साथ इस जलीय मार्ग को विकसित करने में दिलचस्पी दिखाएगी। तो चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं कि भारत में पर्यटन उद्योग की वर्तमान दशा क्या है। तो पर्यटन और आतिथ्य से जुड़े हुए उद्योग अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस उद्योग से जुड़ी अहम बात यह है कि ये विदेशी आय अर्जित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्व भर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 की 2.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016 में 123 करोड़ हो गई। साथ ही इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 9.4% थी। इस क्षेत्र में विकसित देश जैसे मॉरिशस, सिंगापुर और दुबई आदि की जीडीपी में योगदान के लिहाज से ये उद्योग दूसरे स्थान पर है। वहीं वैश्विक स्तर में रोजगार में इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत के लिहाज से पर्यटन उद्योग के लाभों की बात करें तो भारत की बेरोजगारी को दूर करने में ये अहम योगदान दे सकता है। दरअसल बेरोजगारी भारत में एक बड़ी समस्या है और इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि ये क्षेत्र लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करने में सक्षम है और भारत जैसे देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल भारत में 72% जनसंख्या 32 वर्ष से कम उम्र की है और औसत आयु 29 वर्ष है। फिक्की की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख रोजगारों के सृजन का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत के पर्यटन उद्योग ने 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यह आंकड़ा भारत में कुल रोजगार के अवसरों का लगभग 8.1% है। साथ ही वर्ष 2019 में भारत के पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 9.3% का योगदान दिया था, तो वहीं कुल निवेश में इसका हिस्सा 5.9% था। पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसको उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद है और इसके दोहन की दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें विरासत स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना तथा हृदय योजना और धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोपवे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर भी बल दिया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल देते हुए सरकार ने 166 देशों के लिए ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा देने की शुरुआत की है। विदित हो कि इसकी अगली कड़ी के रूप में हाल ही में हुए मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई वीजा शुल्क में कमी का भी प्रस्ताव किया गया है। तो इस सब के बाद चलिए जान लेते हैं कि इसमें निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि जिस देश ने भी पर्यटन का विकास किया है उस देश की अर्थव्यवस्था ने समृद्धि के उच्चतम शिखर को भी प्राप्त किया है। मॉरिशस, सिंगापुर और दुबई इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। वर्तमान समय में कोई भी देश पर्यटन की इस महत्ता को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रूज का संचालन एक अच्छा कदम है। इसके संचालन से न केवल पर्यटन क्षेत्र का विकास संभव होगा बल्कि रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। हालांकि हर नए प्रयास से कुछ नकारात्मक बातें भी जुड़ी हुई होती हैं और आलोचकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। भारत में 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं और इसमें कुछ प्राकृतिक स्थल हैं तो कुछ सांस्कृतिक। ये विशेषता भारत को पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। तो ऐसे में भारत को इन उपलब्ध संभावनाओं का उचित दोहन करने की जरूरत है।